ये मेरी एक कॉपी है, ठीक है। ये रफ कॉपी के लिए मैंने कॉपी डाली थी, बट फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी बनी। मैंने इसमें क्या किया वो तुम्हें बताती हूँ। आपका जो मेंस का आंसर होता है ना, वो आंसर कितना स्टैंडर्ड है, ये डिपेंड करता है कि आपने उस आंसर में कितनी टेक्निकल टर्म्स यूज की है। किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन क्या होती है, किसी भी सब्जेक्ट की विशेषज्ञता होती है कि आपने उसके खुद की तकनीकी शब्दों का कितना इस्तेमाल किया है। एक वही बात जो आप लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसी बात को आपने तकनीकी शब्दों में कंसाइज्ड फॉर्म में कह दिया, तो ये आपके आंसर्स को वहां पे अच्छा बनाएगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया, क्योंकि मेरे पास ना समय हमेशा कम रहा, तो मैंने शॉर्टकट जो सक्सेस के होते हैं कि जो क्वालिटी ट्रिक्स होती हैं, मैं वो क्वालिटी ट्रिक्स पे हमेशा ध्यान दिया। तो मुझे ये लगता था कि मैं अगर कंटेंट भूल जाऊं तो मुझे हर सब्जेक्ट के ना 8-10 शब्द ऐसे याद आ जाएं कि मैं उन शब्द को कहीं भी चिपका के और अपना आंसर पूरा कर लूं। तो कॉपी पेस्ट की जो एक डेवलप थी टेक्निक, वो हमने की। तो मैंने ना इस पे A to Z अल्फाबेट के तरीके से इस कॉपी को डिवाइड किया। A लिखा है ना, फिर 2-3 पेपर छोड़ के B लिखा, ऐसे करके मैंने Z तक इसमें लिखा लास्ट में। अब मैं क्या करती, मैं जैसे ही मेंस आंसर राइटिंग की जो हमारे डेली हमें मिलते थे वो, या न्यूज़पेपर या कहीं पे भी मैंने कोई एक ऐसा शब्द पढ़ा है जिसको आंसर में शामिल किया जा सकता है, तो मैं केवल उस शब्द को यहाँ लिख लेती थी। उस शब्द को यहाँ लिख लिया और मैंने इस कॉपी को मेरे मेंस से पहले सिर्फ एक बार रिवाइज किया। मुझे ये था कि कुछ भी हो, जैसे ना मैं एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से तुम्हें समझाती हूँ। जैसे जैसे साइबर एक शब्द आता है ना, तो मैंने जैसे साइबर एक शब्द आता है, कार्बन बारी बारी एनवायरनमेंट में शब्द आता है, तो कार्बन से रिलेटेड कितने शब्द हो सकते हैं, वो सारे शब्द मैंने एक जगह लिखे। कार्बन बैंक, कार्बन क्रेडिट, कार्बन कैप्चर, कार्बन एक्सचेंज, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फार्मिंग, कार्बन मार्केट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक्रोनाइजेशन, कार्बन प्लेटफॉर्म, कार्बन टैक्स, कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव। तो अब आप ये समझो कि अगर ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आता है और मैं उसमें डायरेक्टली कार्बन बैंक शब्द का इस्तेमाल सॉल्यूशन में करती हूँ कि कार्बन बैंक हमें बनाने चाहिए, तो ये एक ऑथेंटिक आंसर लगता है। एक लगता है कि बच्चे ने कहीं से कुछ अच्छा पढ़ के आंसर किया है। ऐसे ही साइबर क्राइम पे देखो, मैंने 20 शब्द लिख रखे हैं। डी से मैंने डिजिटल इंडिया, 3 Ds मैंने लिख रखे हैं। नंबर और मेरा अल्फाबेट के साथ मेरी ना ट्रिक्स मैं बहुत बनाती हूँ। जैसे मेरे लिए P = P कहीं लिख दिया तो उसका मैं कुछ मतलब निकाल लूंगी कि P का मतलब यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो ऐसे जैसे मैंने 3 Ds लिख रखा है। 3 Ds का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मन की बात में बोलते हैं ना, वो बड़े अच्छे शब्द होते हैं, वो कंक्लूजन में आपको बहुत ज्यादा यूज आ सकते हैं। तो आप चाहें तो मन की बात खुद से सुने और उनके नोट्स बनाए। मैं नहीं बना पाई थी तो मैं क्या करती थी, PIB पे या इधर उधर यूट्यूब पे जो आते थे ना, उन्हीं से सुन के वो शब्द लिख लेती थी कहीं पे। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे कई सारी मतलब मैंने लिखे। ई बोट, ई नाम, ई पेस, है ना। इस तरीके से डिजिटल से मैंने 40 शब्द लिख रखे हैं। डिजिटल शब्द से शुरू होने वाले 40 शब्द मैंने लिख रखे हैं। तो ये ना आपके आंसर को ऑथेंटिक बनाएंगे। तो मेरी तरफ से अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस चीज को फॉलो करें। जैसे मैंने लिखा है, ये प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं अपने उसमें कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कंट्री में एक बड़े चेंज की बात वो कहे कि हमें ये चेंज करना चाहिए। जैसे सोसाइटी का कई बार प्रश्न आता है, तो सोसाइटी में कई बार हम एक ऐसे चेंज की बात करते हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जो सोसाइटी उसके लिए तैयार नहीं है। तो उस प्रश्न में अगर आप अपने तर्क देके उसका कंक्लूजन ये लिखते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, तो ये क्या करता है, जस्टिफाई कर देता है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इसमें लेके चल रहे हैं। तो ये मेरी वो कॉपी है जो मैंने मेंस में तैयार की थी। प्रीलिम्स के लिए मैं कुछ ग्राफ्स लेके आई हूँ। ये जैसे ना मैंने ये से मैप्स निकाले थे, ग्राफ्स नहीं मैप्स। तो मैं क्या करती थी कि हर मैप पे लिख दिया करती थी कि किस चीज को मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे आप देखेंगे कि हम मंथली मैगजीन पढ़ेंगे या फिर PT 365 या जो भी एक मैगजीन आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स से पहले, तो उस मैगजीन से इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है मैप वाइज, तो ऐसे मैप्स निकालें जो बुक आती है उसमें से, या प्रिंट कराएं और उस मैप में मार्किंग करें। अब जैसे मैंने कैसे कर रखा है, मैंने इसमें जितनी भी लेक्स होती है, सारी लेक्स लिख रखी है मैंने इसमें, सारी हिल्स लिख रखी है। अगर कोई हिल टॉप जो होता है वो पीक न्यूज में है तो वो लिख रखा है, वॉल्केनो न्यूज में है तो वो लिख रखा है। तो लास्ट टाइम पे जब आप कुछ भी नहीं रिवाइज कर पाएंगे तो आप 10-15 मिनट में इन मैप्स को रिवाइज करेंगे। प्रीलिम्स निकलने का एक तरीका भी होता है,
इस बार का पेपर क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ ना ट्रेडिशनल एरियाज हैं प्रीलिम्स के, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन से ट्रेडिशनल एरियाज हैं जहां से प्रश्न आते हैं। जैसे अगर मुझे एनवायरमेंट की बात करनी हो तो जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर आपको 54 टाइगर रिजर्व याद नहीं है, 102, 104 नेशनल पार्क याद नहीं है, वहां पे मैच का क्वेश्चन आ रहा है, आप मणिपुर की जगह मेघालय करके आ रहे हो, तो ये पाप है। मैं आपको कहूंगी वो सवाल जो सारी जनता पढ़ के करके आ रही है और आप उसको गलत करके आ रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपने चीजें याद नहीं की है, तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ही नहीं सकते हो। आप एक सीरियस एस्पिरेंट बने। ऑलरेडी यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि वहां 40 क्वेश्चन ही आपको अपने पढ़े हुए में से आएंगे। इस बार तो 40 भी नहीं आए, 20 ही आ रहे थे, तो 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारे बच्चों के लिए ना नए होंगे। तो उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनी कम मेहनत की वजह से बढ़ाए ना, कि हमने तो 40 में से भी 10-20 क्वेश्चन का याद करने की चीजें छोड़ दी। मैंने क्या किया था इसके लिए, मेरी एक दोस्त थी, तो जब मैं लाइब्रेरी से आ जाया करती थी 10 बजे रात को, तो तब मैं ये ना टाइम मैनेजमेंट में बड़ी अजीब हूँ, मतलब कोई और कह सकता है, तो मैं रात को ही नहा के सो जाती थी ताकि सुबह टाइम वेस्ट ना हो। और सुबह इस हालत से भी हम लाइब्रेरी नहीं जाते कि पहले नहाओ, तैयार हो, फिर लाइब्रेरी जाओ, तो मैं रात को ही नहा के सो जाती थी कि सुबह पढ़ा जाएगा। तो ये मैंने एक्चुअली इस प्रीलिम्स में किया है। मैं प्रीलिम्स के 2 महीने पूरा 22 मार्च से 5 जून तक मैं रात को ही नहा के सोई हूँ। तो मेरे घर वाले कहते थे कि ये देखो लोग कहेंगे डॉक्टर साहब ये करते हैं, तो मैं कहती थी लोगों को कौन बताएगा, पर आज मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग मत कहना। देखो मैं एक चीज मानती हूँ कि ये सारे जो होती है ना छोटी छोटी चीजें जिनके लिए आज आपको शर्म आ रही है, वो सारे ना कल आपके अवगुण गुण बन जाएंगे अगर आप इस तरफ आ जाओगे, तो वो आपके अवगुणों की भी मिसाल देंगे। वो क्या होता है कि अनसक्सेसफुल बंदा सही ज्ञान देगा ना तो भी उसका ज्ञान समझ में नहीं आएगा, और सक्सेसफुल कहीं स्लिप टंग से कुछ भी बोल गया ना तो भी वो सक्सेसफुल लगेगा। तो हमारी भी यही थी मेंटेलिटी। तो दूसरा ये हो गया। अब जैसे ये मैंने शुरू किया है, तो ये सारी स्पीशीज जो न्यूज में है, जैसे घड़ियाल यहाँ पे है, जैसे मामल्लपुरम में ये जैसे है ना रेट है कोई सा, है ना गुटी, स्पाइडर यहाँ पे होती है, ये इस तरीके से मैंने पूरा मैपिंग कर रखी है। तो वो जगह, वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर जगह में होती है, जैसे गिब्बन जो होता है वो एक ही जगह होता है ना, गोल्डन जो होता है लंगूर वो एक ही जगह होता है, मकाका एक ही जगह होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इस तरीके से मैंने मैपिंग की थी। इस तरीके से वर्ल्ड मैप में भी मैंने किया था प्लेसेस इन न्यूज वाला, प्लेसेस जितने भी न्यूज में है, क्योंकि इस बार भी आपने पेपर देखा होगा तो सिर्फ जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन्होंने सीधा लिख दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में है क्या। तो वो रीजन आपको तभी पता चलेंगे कि जब आपने थ्रू आउट जो है ईयर न्यूज़पेपर पढ़ा है। मतलब मेरी ये मेंटालिटी कि न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा, ये गलत मेंटालिटी है। न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए। अब कितना समय दिया जाना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए, इस पे अपन डिस्कशन कर सकते हैं, पर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, ये मैं मानती हूँ। इस अटेम्प्ट में मुझे रियलाइज हुआ जेन्युइनली ये। तो ये वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में भी मैंने ऐसे ही कर रखा है, सारे डेजर्ट जो भी चीजें न्यूज में है वो सब मैंने यहाँ कर रखी है। एक ना दृष्टि की बुक आपको मिलती है ज्योग्राफी की, ठीक है। ये ज्योग्राफी की जो बुक मिलती है इसमें ना कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे शुरू किया है तो भारत का राजनीतिक मानचित्र, भारत के प्रमुख पर्वत एवं पर्वत श्रेणियां। तो मैंने क्या, जैसे पहले ये रिवर सिस्टम है तो मैंने एक रिवर सिस्टम के डिटेल्ड नोट्स बनाए, सारी रिवर्स की कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां होती है उसके बनाए। फिर मैंने एक शॉर्ट वाला बनाया कि जहां पे सारी नदियां वो कर दें। ऐसे ही जैसे पर्वत सिस्टम है हमारा, माउंटेन सिस्टम है, तो मैंने पूरे माउंटेन्स के देखो नोट्स ना यही बना लिए। यही चीजें आपको करनी है, अपनी मेहनत को मेहनत करके ऐसा करो कि आगे की मेहनत कम हो, आगे आपको चीजें जो है इजीली अवेलेबल हो। अब मैं यहाँ अगर माउंटेन को मार्क करती हूँ और फिर मैं वहां कॉपी ढूंढती हूँ कि इसकी डिटेल कहाँ है, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। ये नहीं होना चाहिए, टाइम बचाना है। तो मैंने इसकी डिटेल को यही लिख दिया सारे माउंटेन लाइन से। और इसमें देखो मैंने कैसे पॉइंट्स, देखो यूपीएससी की पूरी तैयारी इज अबाउट कि आप कितने पॉइंट निकाल ले जाते हैं। कहीं पे भी आपको क्या समझ आता है कि इस सवाल में इतने पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया तो उसका नाम क्या है, उसकी एक्सटेंशन कहां तक है, वो कहां से कहां तक जाता है। कोई नदी अगर उसकी बाउंड्री बना रही है तो मैंने वो नदी बना के उसका नाम यहीं पे लिख दिया है। उसके बाद में अगर उसमें कोई पासेज हैं तो कहते घाटियां हैं, पासेज हैं, दर्रे हैं, तो वो सब मैंने यहाँ लिख दिए। उसकी विशेषताएं मैंने यहाँ लिख दी, उसका कोई टूरिज्म पार्ट है वो मैंने यहाँ लिख दिया, और उसकी एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है वो मैंने यहाँ लिख दी। अब ये करके मैंने हिमालय के जो चारों पार्ट है, पांचों पार्ट, उसको कंपेयर किया है। तो ये करने से ना दो काम आपके होते हैं। पहला काम तो ये कि एक हिमालय की जितनी चीजें हैं
वो पॉइंट वाइज आपके पास आ गई, ठीक है, वो पॉइंट वाइज आपके, तो अगर पर्टिकुलरली किसी जैसे ट्रांस हिमालय का कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको वो सारी डिटेल पता है। फिर आप जब यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे ट्रांस हिमालय से ग्रेटर हिमालय को कंपेयर करके यूपीएससी का भी प्रश्न पूछ रहा है कि इसका स्लोप इधर है, इसका स्लोप इधर है, क्या इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है या इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो अगर ये कंपैरिजन आपने कर रखा है तो आपको ना वहां पे एकदम जगह याद आएगी कि मेरी कॉपी में मैंने वहां पे ये लिख रखा है। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है टेस्ट पेपर में, जो कॉन्फिडेंस आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो, वो कॉन्फिडेंस जो आपका फाइनल पेपर में होता है, वो आपके जब टिक लगाते हो ना कॉन्फिडेंस से कि हाँ ये तो मैं पढ़ के आई हूं, वो कॉन्फिडेंस आपका अगला क्वेश्चन सही कराता है। इस गलती को कैसे समझ सकते हो? जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिल्कुल ही किताबों का ही नाम नहीं पता था, सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा पढ़ के दिया था कि ये पता था कि लक्ष्मीकांत है, एक बार ही पढ़ी है, स्पेक्ट्रम एक बार ही पढ़ी है। मेरा पेपर ए कोड वाला था और उस ए कोड में सबसे पहले शुरू हुई इकोनॉमिक्स, ठीक है, शुरू की, खतरनाक लगी, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, नहीं हो पाई मैनेज, जैसे तैसे की। फिर पीछे से शुरू किया, पीछे भी इकोनॉमिक्स, वो भी नहीं मैनेज हो पाई। तो मतलब अब आप ये देखो कि मतलब एमबीबीएस की हुई मैं इकोनॉमिक्स की मास्टर तो नहीं हूँ, और वो भी तब जो पीवाईक्यूज सारे बच्चे करके आए हैं, आप प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज नहीं करके आए, तो वो सारे सवाल उस साल कम से कम इकोनॉमिक्स के, मुझे बाद में मेरे फ्रेंड्स ने बताया 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब आप सोचो मेरा प्रीलिम्स रुका ही था 2-3 क्वेश्चन से, अगर यही मैंने इस तरीके की हरकतें ना की होती, मैं पीवाईक्यूज की होती, तो वो जो संकट वहां आया वो संकट नहीं आता। और वो संकट कैसे, आपको कॉस्ट जो होती है उसकी महंगी हो जाती है, कैसे होता है? टेस्ट पेपर नहीं किए थे, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाया। शुरू के 1 घंटे में बमुश्किल मैंने 40 क्वेश्चन किए थे। अब 1 घंटा बचा है, उसमें आपको ओएमआर भी भरनी है, 60 क्वेश्चन भी करने हैं। तो जब इकोनॉमिक्स खत्म हुई थी तब साइंस के क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा साइंस तो अपना एरिया है, साइंस में तो कर ही लेंगे, तो वो कि ठीक है साइंस में करते हैं, तो स्पीड बढ़ाई। और मुझे ध्यान है 6 क्वेश्चन लाइन से थे उसमें साइंस के, और मैं 6 में से 5 गलत करके आई हूं। अब आप ये सोचिए कि ये वो क्वेश्चन जो मैं गलत करके आई हूं, ये वो क्वेश्चन है जिन्होंने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया। मतलब एक डॉक्टर होके अगर आप डीएनए आरएनए गलत करके आ रहे हो, तो मतलब आपके डॉक्टर होने पे ये क्वेश्चन मार्क है ना? तो ये क्वेश्चन मार्क कई दिनों तक मैंने अपने आप पर लगाया कि बताओ क्या मेडिकल इतना भूल गए कि वापस जाने पीछे का स्कोप ही नहीं बचा, ठीक है? तो ये गलतियां होती है अंडर प्रेशर। ऐसा आज अपन जब किसी का वीडियो देखते हैं ना, मैं भी जब मॉक वीडियो देखती थी किसी के मॉक इंटरव्यू के लिए, तो मैं भी ये कहती थी इसने ये बताया, ये तो मैं भी बता देता, इसने ये बताया, ये तो मैं भी बता देता, ये तो बिल्कुल सही नहीं बताया, ये तो हम बता देते। वहां जब तुम जिस दिन मॉक देने बैठोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम भी आप भूल जाते हो। तो ये जेन्युइनली होता है, क्योंकि सब चीजें अंडर प्रेशर होती है, ऐसा नहीं है कि उनको कम आता है, ठीक है? तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपको मिलेगी ना, इसका रियलाइजेशन करें, इसको, इसकी इंपॉर्टेंस को समझे। जैसे मैंने सारे पासेस का ये बना रखा है लाइन से, पूरा स्टेट वाइज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे पासेस मैंने बना रखे हैं। जैसे ये है काराकोरम, तो काराकोरम के आगे ही मैंने लिख रखा है इंडो चाइना है, काराकोरम है, चाइना ने कैप्चर कर लिया। पीर पंजाल यहाँ पे है ना? गेटवे टू नुब्रा एंड शोक वैली, जैसे खारदुंगला के आगे मैंने लिख रखा है कि नुब्रा और शोक वैली जाने का ये रास्ता है। हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये, है ना, कि यहाँ हाईएस्ट जो है बाइक जा सकती है। छोटी छोटी डिटेल्स आपको वहां पे बहुत फायदा करेगी, ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने इसको कलरिंग करके कर रखा है, तो इस पे और अपन किसी दिन भी और डिटेल में बात करेंगे। सारे रिसोर्सेज क्या हैं ज्योग्राफी के, जैसे मैंने यहाँ पे जो है सारे रामसर लेक्स को वो कर रखा है। यहाँ पे मैंने सारी जो जितनी भी वो होती है ना आदिवासी जनजातियां, अब देखो आदिवासी जनजातियों में मैंने जब आदिवासी जनजातियां पढ़ी, तो मैंने आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल में आदिवासी जनजातियों से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारे आर्टिकल मैंने यही लिख लिए। पीवीटीजीज क्या होती हैं, पीवीटीजीज को कौन सी मिनिस्ट्री उसको वो करती है, घोषित करती है। अब पीवीटीजीज का क्वेश्चन आया, धेबार कमीशन अगर आपको पता नहीं है और पूरे पीवीटीजीज आपको याद है तो मतलब नहीं है। धेबार कमीशन जब आया था तब उन्होंने पीवीटीजीज का एक कंसेप्ट वो लेके आए थे। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उनको रेड पेन से भी लिख रखा है। मेरे लिए रेड पेन का मतलब होता था खतरा है, खतरा है मतलब रेड इज साइन ऑफ डेंजर, तो खतरा है का मतलब कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सवाल आता है, ठीक है? तो ये धेबार कमीशन मैंने यहाँ लिख रखा है। ऐसे करके मैंने सारी जनजातियों की जो है थोड़ी थोड़ी डिटेल, जैसे छिपा जनजाति ब्लॉक प्रिंटिंग करती है, ये यूपीएससी दे देती है स्टेटमेंट कि छिपा जनजाति कहाँ से आई, ये दे दिया, फिर लिख दिया कि ये जनजाति ब्लॉक प्रिंटिंग से रिलेटेड है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको फायदा करेंगी। तो ये हो गया।
मैपिंग वाला। सेम ऐसे मैंने रिवर सिस्टम जो है उसको एकदम अच्छे से वो कर रखा था सारा, कि एकदम एक एक स्टेट वाइज हर नदी का, उस नदी पे कोई टूरिस्ट प्लेस है तो उस पे कोई शहर है तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो कहाँ से निकलती है, किसी का बॉर्डर बनाती है स्टेट का, क्या हो सकता है। तो ये इस तरीके से मैंने रिवर सिस्टम का बनाया था। ये सारे मैंने एनवायरनमेंट के जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारे जो हमारे कन्वेंशंस होते हैं, तो रामसर से शुरू करके सारे मॉन्ट्रियल, वियना, मतलब ये मैं बहुत थोड़े से नोट्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, एक चीज समझाने के लिए कि कैसे आपको फायदा होगा। तो सारे कन्वेंशन मैंने एक साथ लिख रखे हैं, सारी सीओपीज मैंने एक साथ लिख रखी है कि सीओपी जो है कहाँ हुई। अब अगर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं और आपको ये नहीं पता मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग को पहले इतना क्यूरियस बनाए कि मॉन्ट्रियल का नाम मॉन्ट्रियल क्यों है, क्योटो का नाम क्योटो क्यों है, ग्लासगो का नाम ग्लासगो क्यों है, ग्लासगो कहाँ पे। और देखना आप यूपीएससी आने वाले समय में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी कि मॉन्ट्रियल का मैच कहाँ पे है, ग्लासगो का मैच कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे रॉटरडैम कहाँ पे है, कार्टाजिना कहाँ पे है, ये देखो मैंने जैसे लिख रखा है पूरा, क्योटो जापान, रॉटरडैम नीदरलैंड, कार्टाजिना कोलंबिया, है ना। तो अपने दिमाग को एक कदम आगे बढ़ाए, वो प्रीलिम्स में आपको बहुत फायदा देगा। ऐसे ही ये मतलब मैंने आज तक किसी बुक के कोई नोट्स नहीं बनाए मेरे जीवन में, पहली बार मैंने नोट्स बनाए थे स्पेक्ट्रम के, मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ी मेहनत की थी, स्पेक्ट्रम के नोट्स बना लिए थे, प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन अगले अटेम्प्ट के लिए मेरी स्पेक्ट्रम तैयार हो गई थी, ठीक है। तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे पूरा तैयार कर रखा था। ये पूरे मेरे स्पेक्ट्रम के नोट्स है, इस तरीके से जिस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, ये सारे एक्ट है, ठीक है। तो हर एक्ट के एक एक पॉइंट को मैंने कंपैरिजन करके लिखा है कि जैसे विधायिका में कोई चेंजेस आए हैं तो विधायिका में चेंजेस यहां से शुरू होके वहां तक क्या चेंजेस चल रहे हैं, वाइसराय कब आया, गवर्नर जनरल कब आया। तो अपनी स्टडी में कंपैरिजन और एनालिसिस लेके आए। कंपैरिजन दो चीजों का, दो चीजें वो जो दो चीजों को सिमिलर बनाती है कि ये तो सिमिलैरिटी है, और वो दो चीजें जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाती है कि ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ेंगी। सेम ऐसे मैंने सारे एक्ट बना रखे हैं। उसके बाद ये 5 जो आते हैं, देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए। अब मैंने ना पूरी ये टेबल बना रखी है, पुर्तगीज ये, डच ये, ब्रिटिश ये, डेनिश ये, फ्रेंच ये। पहली बात तो ये कंपैरिजन करके पूछ ले कार्टेज सिस्टम कौन लेके आए, है ना। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कार्टेज कौन लाया, फितोरिया कौन लाया, फ्लूट शिप क्या होता है, हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर मेरे को मेंस में ये पूछ ले पुर्तगीज का योगदान कहाँ है, तो मैं ये कॉलम तैयार कर लूंगी, ये कॉलम मेरा प्रिपेयर्ड है तो पुर्तगीज मेरा पूरा प्रिपेयर्ड हो गया। तो ये प्रीलिम्स के नोट्स का मुझे फायदा कितना हुआ, ये मैं आपको ये कह सकती हूँ, मेंस में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी ही नहीं, मेंस में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो ये जो नोट्स बनाए थे, जितने याद थे उसी से मैं सारे आंसर लिख के आ गई थी। क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, युद्ध कौन से हुए सारे, विस्तारवादी नीतियों को मैंने तीनों को कंपेयर कर रखा है, गेरे की नीति, सहायक संधि और ये जो हड़प की नीति है, वो कौन कौन से स्टेट को पहले लिया गया। अब जैसे ना मैं ट्रिक बना के बहुत याद करती हूँ, मेरे को चीजें याद भी रहती है। तो सहायक संधि की जो मैंने ट्रिक बना रखी थी वो थी हम तब बसर, ठीक है। हम तब बसर से याद किया तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, ऐसे करके मैं याद कर लेती थी। तो हम तब बसर मुझे एग्जाम में याद आ जाता था, मेरा काम हो जाता था। ऐसे ही सारे जन विद्रोह का बना रखा है पूरा टेबल करके, जनजातीय आंदोलन हो गए, पूर्वोत्तर के आंदोलन हो गए, किसान विद्रोह हो गया सारे। अब देखो एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे नील विद्रोह है ना। तो नील विद्रोह से जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो कहाँ हुआ ये पूछ सकते हैं, कब हुआ ये पूछ सकते हैं, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे ये पूछ सकते हैं, और उस विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने ये नील विद्रोह तैयार किया है, मैंने क्या लिख रखा है, 1859-60 बंगाल में हुआ नील विद्रोह, रेड पेन से लिखा प्रथम संगठित विद्रोह, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास यहाँ थे, हेमचंद्राकर से प्रेरित होकर। आपको पता है एक एसडीएम था जिन्होंने उसको रूल्स को इंटरप्रेट करने में गलती कर दी थी, तो वो स्टोरी याद आ जाए सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया, हेमचंद्राकर को नियम समझने में जो भूल हुई उससे प्रेरित होकर, तो आपको स्टोरी याद आ जाएगी पूरी। सेम यहाँ पे लिख दिया, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में इसका मेंशन है, हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियोट में इसका मेंशन है। ऐसे मैंने सारे विद्रोह तैयार किए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, केक है ना,
केक नाम से मैंने याद कर रखा था। मैं बड़ी भूल जाती थी कि महात्मा गांधी चंपारण कब गए, अहमदाबाद कब गए, खेड़ा कब गए। तो मैंने केक ट्रिक बना रखी थी, C1K, C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा। तो कम से कम ये तो गलत नहीं करके आओगे ना वहां पे। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बनाना सीखें। जैसे यहां मैंने लिख रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी। ठीक है, अब आपने बारडोली आंदोलन पढ़ा, एक चीज आपने मिस कर दी कि ये जो है ब्लूमफील्ड मैक्सवेल कमेटी यहाँ पे थी। क्या होता है, बच्चे टफ जब वर्ड्स आते हैं ना उसको छोड़ देते हैं। अब मैंने इसको रेड पेन से लिख रखा है, ब्लूमफील्ड मैक्सवेल कमेटी इसके बाद बनी थी। तो ये क्वेश्चन वो होंगे जो टॉपिक पढ़ने के बाद भी बच्चे गलत कर आते हैं, पर सिर्फ इसलिए कि आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है आप सही करके आओगे। तो ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की कॉपी है। मतलब ये तो बहुत लंबी लंबी चीजें हैं, इन पे अपन कई घंटे डिस्कशन कर सकते हैं, पर मैं कुछ शॉर्ट में आपको चीजें बता रही हूँ। ये मेरे ना हिंदी साहित्य के नोट्स हैं। आप लोगों को तो बुक्स मिलती होगी, अब हम वो थे जिनके लिए सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता आता था प्रिंटिंग प्रेस से। तो सर क्लास में आते थे, बोलते थे आज का नाश्ता मिल गया, तो वो गरम गरम नोट्स हम पढ़ते थे। फिर फाइनली मैंने इनको स्पाइरल करवाया। मैंने एक समझदारी भरा काम किया कि जब मैंने इनको स्पाइरल करवाया ना, तो मैंने क्या किया, जो रिम आती है A4 साइज पेपर की, वो रिम खरीदी और हर टॉपिक के बीच में मैंने इस तरीके से A4 साइज शीट्स डाल दी। जैसे ये टॉपिक है कबीरदास का, कबीरदास से पहले मैंने ये पूरी शीट्स डाल रखी है। अब मैं क्या करती थी कि जैसे ये कबीरदास जी को यहाँ पढ़ा पूरा, तो अब मुझे एग्जाम में पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने यहीं पे नोट्स बना लिए, यहीं पे इस शीट पे, इस पूरी शीट के नोट्स जो है मेरे आगे के 3-4 पन्नों के, वो इसी पेज पे है। तो अगर मैं जब रिवीजन करती हूँ मैं केवल इस पेज को पढ़ लूं, आ गई चीज तो ठीक है, अगर नहीं आई तो मैं क्या करूंगी, बाकी जो टॉपिक पॉइंट नहीं आया उसको कर लूंगी। अब कई बच्चे पूछते हैं कि क्या हिंदी साहित्य के नोट्स बनाए, क्या कितने नोट्स बनाओगे, कैसे बनाओगे, मतलब मैं तो नोट मेकिंग में अच्छी नहीं हूं, तो मैं इसका आंसर इतने तरीके से सही तरीके से नहीं कर सकती। ठीक है, और ये जो हेडर होता है उसका मैंने बहुत ज्यादा यूज किया, ये मैंने प्रीलिम्स में भी किया, ये मैंने मेंस में भी किया। मैं क्या करती थी, मैं हमेशा अपने आप को ना फनी उस वे में पढ़ाने की कोशिश करती थी। तो मैं ये कहती थी कि इस हेडर पे जो लिखा है उसको अगर मैं गलत करके आई ना तो बहुत बड़ी गलती मैंने की है, मतलब इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मैं अपने आप को ऐसे करती थी, हर हेडर पे, जैसे ये पूरा पेज है तो उसमें से 1 या 2 पॉइंट आप ऐसे निकालें, 1 या 2 शब्द आप ऐसे निकालें कि ये मैं पूरा पेज भूल जाऊं, पर ये 2 शब्द मुझे नहीं भूलने, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे का ऐसे आप जो प्रीलिम्स के लिए मैगजीन आएगी ना, फाइनल जो मैगजीन पढ़ेंगे उसके ऊपर भी करंट अफेयर्स के लिए भी यही करें कि 1-2 शब्द जो ऊपर लिख दिए सब भूल जाए पर वो शब्द ना भूले। तो इस तरीके से हम ह्यूमन माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि ये चीजें भूलने लायक नहीं है। इसमें मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ती हूँ, तो कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी। जैसे सर ने जो क्लास में डायग्राम बनवाया सातों चक्र का, है ना, तो वो डायग्राम मैंने यही बना लिया, यही डायग्राम बना के स्टिकी नोट से वो कर दिया। स्टिकी नोट्स आप जब भी कहीं चिपकाएं स्टेपलर जरूर करें, क्योंकि स्टिकी नोट्स उतर जाते हैं, उनका गम जो होता है ओवर द टाइम उतर जाता है, ये करें। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे पद्मावत है ना, तो मैंने पद्मावत में लोक तत्व करके एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ने 5 स्टार मार्क्स करवाए थे कि पद्मावत में लोक तत्व जो है उसको 5 स्टार मार्क है। तो मुझे लगा कि इसके 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट में भूल ना जाऊं, तो मुझे कोई ऐसी ट्रिक बनानी चाहिए कि 5 स्टार क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे 6 पॉइंट में वहां लिख के आऊं। तो मैंने ना इसकी ट्रिक बनाई थी, प्रलोक बनाई थी, PRALOK। अब ये मैं ट्रिक भी ना भूल जाऊं तो मैंने ट्रिक भी ऐसी बनाई कि लोक तत्व की ट्रिक प्रलोक है, तो मुझे आसानी से याद रहेगी। अब मैंने इन सबको एक्सटेंड किया, P से पारिवारिक संबंध, R से रिजॉइस यानी कि उत्सव, A से आम जीवन, L से लैंग्वेज यानी कि भाषा, A से अदर यानी कि वस्तु परिगणन शैली, और K से कथा। तो ये प्रलोक लोक तत्व के 6 पॉइंट है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बनाया करें। जैसे मैंने पद्मावत की जो ये होता है दर्शन होता है पद्मावत का, उसकी ट्रिक मैंने पद्मावती बना रखी थी, PADMAVAT। तो वो पूरे के पूरे 5 पॉइंट वहां कवर हो जाएंगे। और मेरा यकीन मानिए कि आपके जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप वहां करते हैं उन सब चीजों का आपको फायदा वहां पे होगा। तो मेरी पूरी हिंदी की नोट्स ऐसे ही हैं, ऊपर स्टिकी नोट्स चिपका रखे हैं, उसी पे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसी से मैं रिवाइज करती हूँ। जैसे शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं आ गए तो मैंने वहीं ऊपर चिपका के पूरा शुक्ल जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कंपैरिजन लिख रखा है। अगर शुक्ल जी पूछेंगे तो मैं इधर वाला लिख दूंगी और कंपैरिजन पूछेंगे तो मैं दोनों लिख दूंगी। तो ये काम आपको करना है। सेम ही ये मेरे हिंदी के ही नोट्स हैं, तो मेरे सारे नोट्स ऐसे ही हैं। देखो, पश्चिम में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, तीनों के वो कर लिए, है ना।
मेरे भाई बहनों के नाम से भी याद कर लेती थी मैं तो, चंद्रशेखर, विद्यावती, जिसका मुझे नाम याद आता था ना उसकी ट्रिक बना लेती थी। जैसे ये बना रखी है मैंने, है ना, मेरे भाई बहनों के नाम से चंद्रशेखर शर्मा और विद्यावती। तो चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत युग, अपभ्रंश, वीर काल और वीर गाथा काल। तो अपने आसपास जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें, जो ब्रेन में पहले से है उसको इंटरलिंक करें, है ना। ये मेरी इथिक्स की कॉपी है, ठीक है, ये पूरी सर की सारी क्लासेस की कॉपी है। तो वही चीज मैंने की, मेरी पूरी कॉपी को मैंने एकदम पूरा सारे पेजेस, सारे नोट्स एक जगह कर लिए। वही समझदारी की कि सारे टॉपिक से पहले मैंने A4 साइज शीट्स जो है वो एक्स्ट्रा शीट लगा के इसको वापस स्पाइरल करवाया था, 2 कॉपीज को मर्ज करवा के। इथिक्स में मैंने 2 काम किए। जैसे एग्जाम्पल है, अब जो जैसे पहला टॉपिक आया इथिक्स का, उसमें परसिवरेंस आ रहा है, ऑनेस्टी आ रहा है, इंटीग्रिटी आ रहा है, तो मैंने गूगल से सर्च कर करके यहीं पे सारे एग्जाम्पल लिख लिए। जैसे देखो, अशोक खेमका, SR शंकरन, है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल, अजीत डोभाल सर का एग्जाम्पल लिखा है, मैपिंग करके एग्जाम्पल लिख लिए, ये किया। दूसरा मैंने क्या किया कि जब इथिक्स के पेपर में क्या होता है, टाइम बहुत कम रहता है। तो जैसे इस बार का पेपर आया, आप इथिक्स का पेपर देखेंगे तो हर क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, तो कैसे मैनेज करोगे आप। तो कुछ ना लाइन डायग्राम्स तैयार रखें। तो मैंने वो लाइन डायग्राम्स क्या किया, अब जैसे सेम चीज मैं जो कहती हूँ अच्छी टर्मिनोलॉजीज वाली, तो पूरे इथिक्स के कम से कम 100 शब्द मैंने यही लिख रखे हैं। संकल्प की स्वतंत्रता, नीति शून्य, निर्नैतिक, है ना, कोड ऑफ एथिक्स, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, तो ये शब्द आपको वहां याद आने चाहिए। स्टोरी तो जो सर ने क्लास में बताई वो याद आ ही जाएगी। अब ये मैपिंग है, ये जो है मेरे लाइन डायग्राम्स है कि अगर समय कम बचे पीछे तो हर टॉपिक के कम से कम 1-1, 2-2 ऐसे डायग्राम अपने को आए, तो हम कम से कम उस क्वेश्चन को खाली ना छोड़ के आए, कुछ ना कुछ लिख आए। तो टॉपिक 1 ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक्स का कर रखा है। और हुआ भी ये, इथिक्स में समय कम पड़ा और मैंने फाइनली ऐसे एरो बना बना के कई सारी चीजें लिखी, ठीक है। तो ये मेरी इथिक्स की कॉपी है, ये कंप्लीटली सर की क्लास पे बेस्ड है। मैंने इथिक्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा सिवाय एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल्स मैंने निकाले। आज तक बात है, मैंने मेरी स्पेक्ट्रम को ना 3 कलर में रंग रखा है। जैसे जो साइड वाला पार्ट होता है ना किसी भी बुक का, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से को मैंने ग्रीन पेन से, वो ग्रीन स्केच से वो कर रखा है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो जहां से कांग्रेस का उदय होता है, राष्ट्रवादी विचारधारा, ये जो 1850 के आसपास आती है, वहां से लेके देश आजाद जब तक हुआ है वहां तक का हिस्सा मैंने ग्रीन में मार्क कर रखा है। उससे पहले वाला जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इधर और इधर वाला हिस्सा मैंने ऑरेंज से मार्क कर रखा है, और बाकी जो बच गया वो व्हाइट से अपने आप हो गया, तो वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने मार्किंग कैसे की, ये मैंने मार्किंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के की कि ये टॉपिक तो छोड़े ही नहीं जाने चाहिए, इनको तो किया ही जाना चाहिए, फिर इनको समय मिले तो किया जाना चाहिए और इनको छोड़ा जा सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डिसाइड हो जाएगा। तो ये मेरी वो डायरी है जो मैंने फाउंडेशन के दौरान डाली थी, ठीक है। इस डायरी को मैंने मेनली बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड कर रखा था। उसमें से एक सेक्शन मैंने ये कर रखा था इंटरव्यू, ठीक है। ये मैं, अब आप ये सोचिए कि मेरे इंटरव्यू में 204 मार्क्स आए, पर ये विजन कि मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ये विजन मेरा तब से था, फाउंडेशन से। तो मैं क्या करती थी, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मैंने ये बोला है कि इंटरव्यू की तैयारी पहले से करो, तो ये नहीं करना है कि जीएस छोड़ के इंटरव्यू की तैयारी करने लगे। आप इस बात को समझिए, कंटेंट आपका इंटरव्यू में तभी निकलेगा जब आपका जीएस प्रिपेयर्ड है, जब आपको क्वेश्चंस की समझ है, जब आप टॉपिक की नेचर को समझते हैं। वो तभी होगा जब आप जीएस को अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, किस भाषा में कहा जाए, कैसे कंसाइज्ड वे में कहा जाए, क्योंकि वहां इतना समय नहीं होता है आपके पास में कि आप लंबी चौड़ी राम कहानी बोल पाए। आपको ना फटाफट 1-2 पॉइंट बोल के निकलना है। 1-2 पॉइंट बोल के बोलेंगे अच्छा ये बताओ, फिर 1-2 पॉइंट बोले अच्छा ये बताओ, है ना। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था फाइनल इंटरव्यू में, उन्होंने मुझे ये पूछा था कि अच्छा, क्योंकि मैंने ये बोला था कि आप कौन से एरिया में वर्क करना चाहेंगे, तो जो मैंने 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे उसमें से मैंने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोला था, जो महावारी के समय जो स्वच्छता वाली बात होती है वो बोला था। तो उन्होंने मुझे, मैम जो थी, उन्होंने मुझे ये पूछा कि मुदिता आप ये बताओ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की आप बात कर रही हो, महावारी के समय स्वच्छता की आप बात कर रही हो, तो इसमें क्या मतलब क्या ही फायदा है। हम 500 साल पहले भी तो फीमेल को सेपरेट बिठा ही रहे थे 3 दिन के लिए, और आज फिर से आप ये कह रहे हो मेंस्ट्रुअल लीव दे दो, तो कोई मतलब तो है ही नहीं, सेम चीजें हैं दोनों। तो वहां आप कैसे क्रिस्प
लाइन में आंसर कर सकते हैं, कैसे अप्रोच आपकी एक ही लाइन में दिख जाए। तो मैंने उनको ये आंसर किया था, मैम डिफरेंस इज इन द अप्रोच। पहले हम उनको अछूत मान के सेपरेट बिठाते थे, अब हम उनकी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को समझ के हम उनको लीव दे रहे हैं। तो अगली लाइन उन्होंने तुरंत शुरू कर दी, क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इसको अंडरस्टैंडिंग है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कंसाइज लाइंस में दिख रही है कि हाउ विल यू यूटिलाइज मेडिकल साइंस, कि मैं मेडिकल साइंस का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ। अभी सोचो ये मेरी 2019-20 की डायरी है और मेरे इंटरव्यू का सेकंड क्वेश्चन यही था कि अच्छा आप बताइए, आप इस फील्ड में आ जाती है तो आप क्या करना चाहेंगी। तो वो 4 पॉइंट जो मैंने बनाए, क्या आपको लगता है वो पॉइंट मैं पहले से बना के वहां बैठी होगी कि ये 4 पॉइंट है? नहीं, वो पॉइंट मेरी अप्रोच में थे कि जब मैं इस फील्ड में आती हूँ तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तो वहां मुझे 4 बोलने का मौका मिला तो मैंने 4 बोल दिए। ऐसे ही बहुत सारे लेखक है ना, जैसे इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो न्यूज में चल रही है, वो जैसे मैंने राजस्थान है ना, तो ये बाद में आप देखेंगे मेरी ये वाली जब कॉपी मैं आपको बताऊंगी 650 पेजेस की, तो फाउंडेशन चीजों का कहाँ मिलता है। तो ये 650 पेजेस की कॉपी है, राजस्थान के मैंने सारी चीजें यहाँ लिख रखी है, ऐसे ही मेरे डिस्ट्रिक्ट की लिख रखी है। हिंदी लिटरेचर को मैंने एक सेक्शन बना रखा है कि हिंदी लिटरेचर, जैसे मैंने लिखा आपका प्रिय, अब हिंदी लिटरेचर में ना साइंटिफिक वो इस तरीके के ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो आपसे क्या पूछेंगे वहां जब आप जाओगे कि आप बताइए आपका प्रिय उपन्यास कौन सा है ना, उस उपन्यास में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, ये कैरेक्टर क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों है। अब ना इसके भी एक कदम आगे की आपको सोच के चलनी है कि अगर वो आपको ये पूछ ले कि अगर मुंशी प्रेमचंद की जगह आपको अगर उस उपन्यास का राइटर बनाया जाता तो आप कौन से एक कैरेक्टर में मॉडिफिकेशन करते। ये एक लेवल ऊपर की चीजें हैं। इन क्वेश्चन का जब आप आंसर करेंगे तो आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अपने जो सोचने का दायरा है ना उसको बढ़ाओ, उसको खोलो, इस बंद डब्बे को खोलो थोड़ा, ठीक है। मैं भी अपने आप को ये कहती थी, बंद डब्बे को खोलो थोड़ा, ठीक है। तो जैसे मैंने सारे लिख रखे हैं, हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हिंदी और उर्दू कवि, खुसरो क्या है, हिंदी कवि मानते हो या उर्दू कवि मानते हो, लिटरेचर और सोशल मीडिया में कौन से ब्लॉग्स हैं। इस बार जब मैंने प्रिपेयर किया था मैंने ये तक तैयार किया था कि वो मुझे ये कह दे कि अगर आप अपना एक उपन्यास लिखोगी तो उस उपन्यास का नाम क्या होगा। अगर आप खुद एक लेखक बनती है तो आपका पेन नेम क्या होगा, जैसे मुंशी प्रेमचंद का प्रेमचंद था, ठीक है। तो इस लेवल पे अपने को अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। ऐसे हिंदी लिटरेचर तो सारे सेक्शन मैंने किए थे, मेडिकल साइंस मैंने यहाँ किया था राजस्थान। तो यही